और तो कैसे हैं आप लोग। सेवार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। ये एसएससी जीडी के हिस्ट्री सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर है और ये चैप्टर मेरे लिए, आपके लिए और एग्जामिनर के लिए फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे जितने सवाल आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में शायद ही किसी चैप्टर से उतने सवाल आते होंगे। और ये चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक कर इसके सारे टॉपिक्स को समझते हैं और देखते हैं कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम पहले कुछ भागों में बांट लेंगे, फिर एक एक कर सारे भाग को समझेंगे ताकि हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। पहले हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ हुई, उसका क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक था, नगर नियोजन परियोजना कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था जो कि हम जानते हैं कि मातृसत्तात्मक था, धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत करते थे, आर्थिक जीवन क्या था, मुख्य कार्य क्या था, मुख्य आजीविका क्या थी, राजनीतिक जीवन कैसा था, राजा चुने जाते थे या जनता द्वारा, या फिर शासन व्यवस्था कैसी थी, अंतिम संस्कार की पद्धतियां कौन कौन सी प्रचलित थी और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हो गया। इतनी चीजों को हम एक एक कर समझेंगे और सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। पहली बात हम आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा और कैसे पड़ा? तो हड़प्पा एक हरिपुरिया शब्द है जिसका वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज किया गया। चूंकि हड़प्पा का क्षेत्र सबसे पहले खोजा गया इसलिए हम इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और धीरे धीरे जब अन्य स्थान खोजे गए तो हमें पता चल रहा कि इसके सारे स्थान या तो सिंधु नदी के किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे हैं, या फिर उनकी सहायक नदियों के किनारे हैं, सहायक नदियों के किनारे। तब हमने जाकर के इसका नाम रखा सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की जो कि 1921 में की। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कि एक शहर दे देगा, उसके बगल में उसका नाम दे देगा कि ये कब खोज हुआ और इसकी खोज किसने की। इसलिए जो जो महत्वपूर्ण शहर है उसकी खोज कब हुई, उनकी खोज किसने की और वो किस नदी के किनारे है, बसा हुआ। ये तीन सवाल सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। तो हर क्षेत्र के बारे में जब भी नाम आए तो तीन कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, किन्होंने खोजा, कब खोजा और ये किस नदी के किनारे है। जैसे हड़प्पा हम देखते हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और रावी नदी में भी, ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है जो कि पाकिस्तान में इस अभी विभाजित होने के उपरांत पाकिस्तान में चला गया और पंजाब क्षेत्र में है जो कि पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिले में पड़ता है। एक सवाल ये भी आता है कि ये जो क्षेत्र अभी है ये वर्तमान में किस देश के, किस राज्य के, किस जिले में आता है। तो हम इसको एक एक करके समझते चलेंगे। अब देखिए, मैंने पहले कहा था कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को धीरे धीरे कर समझेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उत्पत्ति समझने के लिए हमें इसके आसपास की सभ्यताओं के आसपास की सभ्यताओं के साथ संबंध देखना होगा और फिर देखना होगा क्या इनसे इनका जो संबंध था वही इसकी उत्पत्ति का कारण था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लोगों का मानना है कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित था जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं और इसे दजला फरात की सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता को दजला और फरात की सभ्यता भी कहते हैं। तो इसमें तीन इतिहासकार आते हैं, सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक घनिष्ठ संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। इनका ये तर्क देने के पीछे लॉजिक ये था कि कुछ चीजें दोनों सभ्यताओं में लगभग समान रूप से पाई गई है, जैसे दोनों सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान था। हाँ, ये बात अलग है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। इसकी लिपि जो भाव चित्रात्मक लिपि है हमने इसे खोज लिया है पर अभी हम डिसाइफर करने में सक्षम नहीं हुए। दूसरी बात, ईंटें, दोनों सभ्यताओं में ईंटें पाई गई है और लगभग सेम आकार और प्रकार की ईंटें पाई गई है और व्यापार, दोनों सभ्यताओं में व्यापार का संबंध था, दोनों में व्यापार लगभग एक प्रकार के होते थे। इन तीनों तर्क के आधार पर इन तीनों इतिहासकारों का मानना है कि या तो दोनों सभ्यताओं में संबंध था या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति का कारण था।
कुछ और विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति मुख्य रूप से आर्यों द्वारा हुई है। इसको आप ऐसे समझें कि आर्यों ने जब वैदिक सभ्यता की शुरुआत की, उससे पहले हमारा सिंधु घाटी सभ्यता एग्जिस्ट करता था। तो इनका मानना है, जिसमें आते हैं T.N. रामचंद्रन एवं R.S. राव, कि आर्य ही थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को इस्टेब्लिश किया, उसकी उत्पत्ति हुई, एक प्रक्रिया के तहत चला और फिर धीरे धीरे सभ्यता नष्ट हो गई है। वही आर्य बाद में जाकर के वैदिक सभ्यता में शिफ्ट हो गए। कुछ और इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति में ईरानी या बलूची सभ्यता का अहम योगदान था। और उन इतिहासकारों में प्रमुख नाम आता है रोमिला थापर का, आपने नाम भी सुना होगा। और कुछ इतिहासकार जैसे अमरानंद घोष और धर्मपाल अग्रवाल भी हैं, जिनका मानना है कि भारतीय भूतत्व में फैले कुछ लोग एक सभ्यता के अंतर्गत कंसीडर किए गए, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और ये भारतीय भूभाग के क्षेत्र के अंतर्गत ही थे। इस प्रकार हम सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं, जिन्हें विभिन्न इतिहासकार मानते हैं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं कि इस सभ्यता का फैलाव कहां तक था। तो आप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ऑलमोस्ट एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। ये फोटो वर्ग के जैसा बन गया है, पर नहीं, ये एक सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी, जिसके उत्तर में जो क्षेत्र पाया गया है वो था मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि अभी जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। पूर्वी भाग को हम आलमगीरपुर के नाम से जानते हैं, जो कि यूपी में है, और ये एक हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ, इसका एक स्रोत हमें प्राप्त हुआ है। दक्षिणी भाग को हम दायमाबाद के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है और जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी भाग सुतका गेंडोल जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है, और ये दास्क नदी के किनारे है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के पैटर्न में एक क्वेश्चन पूछने का प्रमुख पैटर्न है कि आपको उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी पॉइंट दे दिया जाएगा, या तो उसका नाम पूछ लिया जाएगा, ये वर्तमान किस राज्य के किस जिला में है ये पूछ लिया जाएगा, या फिर वो किस नदी के किनारे है। तो आप याद रखेंगे, उत्तर में मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है और जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पूरब में आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है और जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। दक्षिणी भाग दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिमी भाग सुतका गेंडोल, जो कि पाकिस्तान में है और दास्क नदी के किनारे है। इसमें से अफगानिस्तान में भी कुछ क्षेत्र खोजे गए हैं, जो कि है सुरतघई और मुंडी गांव, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट आता नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, याद रह जाए तो अच्छी बात है। अब हम समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में और कहां कहां तक हुआ। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार भारत में मुख्यतः 6 राज्यों में पाया जाता, 6 स्टेट में पाया जाता है। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा उत्तर प्रदेश और छठा महाराष्ट्र। आपने अभी देखा था कि उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर है, दक्षिणी भाग महाराष्ट्र है और पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश है। और इस प्रकार भारत के 6 राज्यों में इसका मुख्यतः विस्तार है। सिंधु घाटी सभ्यता के आकार के बारे में जब हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि हमने अभी आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः त्रिभुजाकार थी। वो देखने में हल्का चकोर भी लगता है, पर वो माना जाता है कि वो एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी, जिसकी राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो संयुक्त रूप से मानी जाती है, क्योंकि दोनों शहर अपने आप में बराबर इंपॉर्टेंस रखते थे। इन दोनों शहरों को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कही जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई थी। कितना? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जिसका 80% भाग भारत में मौजूद था। बाकी 20% भाग में कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में थे, कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान में थे। यह सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से ऑलमोस्ट 12 गुना और मिस्र की सभ्यता से लगभग 20 गुना बड़ी थी। अभी आपने देखा था कि कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ये मुख्य रूप से मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी है और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना बड़ी है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता को इसकी उत्पत्ति का केंद्र भी माना जाता है। आजादी के बाद
सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े क्षेत्र और सबसे ज्यादा क्षेत्र मुख्य रूप से गुजरात में खोजे गए हैं। आपको ये आता है कि क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश क्षेत्र भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं, तो जवाब होगा गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताएं हम जानते हैं, तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता इसका नगर नियोजन पद्धति थी। हम इस सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये एक नियोजित सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे, आप इस देख सकते हैं इसमें और सड़क के बीचों बीच जल मार्ग के निष्कासन के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था बना हुआ था। ईंटों की साइज 4:2:1 में थी, जो कि आप जानते हैं कि अभी भी ईंटों का साइज हम इसी अनुपात में लगभग फॉलो करते हैं। जल निकासी का उचित प्रबंध था, नालियां एकदम व्यवस्थित रूप से बनाई गई थी। दरवाजे एवं खिड़कियां, यहां देखिए इंपॉर्टेंट बात, दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य रूप से गली की तरफ खुलते थे। रोथल एक अपवाद है जहां इसके विपरीत कार्य होता था। सिंधु घाटी के सभी शहर 2 भागों में विभाजित थे। अब देखिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के विभाजन को हम समझते हैं तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर लगभग नॉर्मली सारे शहर 2 भागों में विभाजित थे, लगभग सारे शहर। पहला भाग दुर्गीकृत, दूसरा भाग गैर दुर्गीकृत। लेकिन इसमें 2 अपवाद है। पहला चाहुंडरो जिसमें कोई दुर्गीकरण नहीं था, कोई विभाजन नहीं था, पूरा नगर एक भाग में विभाजित था, सारे लोग एक भाग में रहते थे। जबकि जो शहर दुर्गीकृत था और 2 भागों में विभाजित था, एक में नोबेल लोग रहते थे, मतलब आप कह सकते हैं कि अमीर लोग रहते थे, शासन में भाग लेने वाले लोग रहते थे, और दूसरे में आम जनता रहती थी। हमने क्या पढ़ा कि शहर मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होते थे, एक में पुरोहित और शासक वर्ग रहते थे, दूसरे में आम जनता रहती थी। उसका एक अपवाद है चाहुंडरो, जहां किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं था, सारे लोग एक जगह पर रहते थे। उसका दूसरा अपवाद है धौलावीरा, जहां का नगर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित था। पहला दुर्गीकृत, दूसरा गैर दुर्गीकृत और बीच का क्षेत्र, यहाँ जनता 3 भागों में विभाजित होकर रहती थी। तो आपने जान लिया कि मुख्य रूप से 2 विभाग का विभाजन, चाहुंडरो जहां कोई विभाजन नहीं और धौलावीरा जहां 3 विभाजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है आपके एग्जाम के लिए और कई बार पूछा गया है। बृहद स्नानागार मोहनजोदारो में पाए गए हैं, जो कि वहां का सबसे बड़ा निर्माण माना जाता है। अब सामाजिक क्षेत्र देखते हैं। सामाजिक क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक सभ्यता थी और पूजा भी मुख्य रूप से मातृ देवी की जाती थी और आदि शिव की जाती थी, जो हम बाद में देखेंगे। समाज का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 भागों में किया गया था। पहला पुरोहित, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमिक। भोजन शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। वस्त्र सूती और ऊनी दोनों पहने जाते थे। मनोरंजन का मुख्य साधन पासा खेलना, शिकार करना और नृत्य देखना या नृत्य करना था। इसमें सौंदर्य प्रसाधन के भी इस्तेमाल के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ सौंदर्य प्रसाधन स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों में भी काफी रुचिकर था। जैसे हमें हार प्राप्त हुआ है चाहुंडरो से, चूड़ी प्राप्त हुआ है कालीबंगन से, लिपस्टिक प्राप्त हुआ है चाहुंडरो से, काजल प्राप्त हुआ है चाहुंडरो से और सिंदूर प्राप्त हुआ है नवसारो से। फिर हम देखते हैं सौंदर्य प्रसाधन के भी समुचित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं राजनीतिक जीवन कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था। लेकिन राजनीतिक जीवन में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे A.L. बासम मानते हैं कि पुरोहितों का शासन था। A.L. बासम का मानना है कि वहां राजनीति में पुरोहितों का शासन था, पुरोहितों के द्वारा ही समाज ऑर्गेनाइज किया जाता था, व्यवस्था चलती थी और शासन के अहम कड़ी थी। वहीं R.S. शर्मा का मानना है कि चूंकि यह एक व्यापारीय सभ्यता थी, यहाँ का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, तो यहाँ शासन व्यापारियों के हाथ में थी और वे अपने अनुसार व्यापार को अनुकूल बनाकर शासन करते थे। और वहीं मैके का मानना है कि जनप्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता था, अर्थात जनता के प्रतिनिधि चुने जाते थे और उनके द्वारा ही शासन प्रक्रिया संपन्न की जाती थी। और मैके से ही ऑलमोस्ट अपने विचार को सहमति प्रदान करते हुए हंटर मानते हैं कि जनतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा शासक चुने जाते थे और एक जनतांत्रिक पद्धति विकसित थी। जब हम धार्मिक जीवन देखते हैं
तो हम समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से प्रकृति प्रेमी थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, विज्ञान और धर्म को आपस में जोड़ कर देखा जाता था। आप सोचिए कि लगभग 2500 बीसी पुरानी सभ्यता भी धर्म को विज्ञान से जोड़कर देखती थी। पशु पूजा का भी साक्ष्य मिला है, बैल का साक्ष्य मिला है और एक सिंह वाले हिरण के पूजा के साक्ष्य मिले हैं, जिसे कभी कभी एक सिंह वाला बैल भी कह दिया जाता है। योनि की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, जो कि सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक रूप से की जाती थी। अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं और अग्नि पूजा के साक्ष्य के रूप में हमें कालीबंगन से अग्नि वेदिका मिली है, अग्नि वेदिका मिली है। लोथल से भी अग्नि वेदिका में इस प्रकार हम देखते हैं कि ये अग्नि वेदिका में हवन के द्वारा अग्नि पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्प की पूजा की जाती थी, सूर्य की पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं और पशुपति की पूजा की जाती थी, जिसे हम आज आदि शिव के नाम से पहचानते हैं। और इस पशुपति नाथ के मंदिर को आज भी आप नेपाल में देख सकते हैं। और आप एक बात समझिए कि जहां पर भी शिव की पूजा होगी वहां स्वाभाविक बात है कि सर्प की पूजा की ही जाएगी। इस प्रकार आज आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ भाग पूरा हुआ, जो भाग बाकी है उसे हम कल देखेंगे। और हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से आपका एसएससी जीडी का कंप्लीट तैयारी करना है। इसलिए अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे क्लासेस से जुड़िए। और कुछ बीएसएससी और एनटीपीसी की भी क्लासेस शुरू होने वाली है। मैथ का क्लास आपको सन्नी सर करवा रहे हैं, रीजनिंग सन्नी सर करवा रहे हैं, इसलिए जुड़ें और सेवाज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।